जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके दोनों चैप्टर, पहले जो चैप्टर हैं दो, उनके एमसीक्यू सीरीज के अंदर आपका स्वागत करते हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन पहले भी हम अभ्यास में ला चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट, कुछ नए और अलग ही अंदाज में। यही प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में, रिक्त स्थान में या वन लाइनर के रूप में आ सकते हैं। तो अच्छे से आपको अभ्यास है वो इन प्रश्नों का करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ में सहयोग कीजिए प्रश्नों के आंसर देने में। पहला प्रश्न, ट्रस्ट विद डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ट्रस्ट विद डेस्टिनी किस प्रसिद्ध नेता से संबंधित है? बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी भी दिमाग में होनी चाहिए। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था और उनका ये प्रसिद्ध भाषण है जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। अगला प्रश्न है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन था? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन था? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बताना है। भी पार्टियों के नाम लिखे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी किसकी वजह से भारत यानी हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। तो सही आंसर बिल्कुल सही, मुस्लिम लीग की वजह से ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक है? निम्न में से कौन है जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक? ऊपर पार्टी के हिसाब से था, अब व्यक्ति विशेष के नाम से यह प्रश्न है। नेहरू, गांधी, जिन्ना या पटेल कौन होंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक? क्या होगा सही आंसर? जब मुस्लिम लीग दिमाग में है तो अपने आप ही तीसरा उत्तर फिर सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न आज का अपना, आजादी प्राप्ति के समय भारत में कितने रजवाड़े थे यानी रियासतें कितनी थी? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, 545, 555, 560 या 565। कितनी रियासतें थी आजादी प्राप्ति के बाद भारत के अंदर? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सटीक, 565। 565 है वो रजवाड़े थे और इन्हें भारत संघ के अंदर शामिल करना था। कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ी चुनौती। एक प्यारा सा प्रश्न और आपके सामने, रजवाड़ों यानी रियासतों के शासकों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी करने में किस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को अच्छे से समझना है और ऑप्शन पर गौर करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, न यहां और न ही बोर्ड परीक्षा के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, इनमें एक बार गलती हो गई, गलत उत्तर दिमाग में चढ़ जाता है तो वो बार बार रिपीट होता है दिमाग में। इसलिए प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शनों को। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका? बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न, पाठ्यपुस्तक का ही प्रश्न है ये। भारत विभाजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है? जब भारत का विभाजन हुआ उनसे संबंधित कथन है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये तो सही है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रताड़ित यही दो राज्य हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह, जो नया राष्ट्र बनाया जा रहा था पाकिस्तान, वो दो अलग अलग जगह पर, उनमें आपस में कोई मैचिंग नहीं थी, ये भी सही है।
और विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। बिल्कुल यही इसका सही आंसर। ऐसा कोई भी योजना में बात को शामिल नहीं किया गया था। तो चौथा है वो गलत ऑप्शन है और गलत ही पूछा है प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां क्वेश्चन आपके सामने। नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी को कितनी गोलियां मारी थी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो कितनी गोलियां मारी, ये प्रश्न है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। याद कीजिए 30 जनवरी 1948 का वो काला दिन, जिस दिन ये घटना घटित हुई। गांधी जी संध्याकालीन प्रार्थना के समय जब उनकी तरफ चला जा रहा था, किनकी, जिसने गोली मारी, और कितनी गोलियां मारी? बिल्कुल सही आंसर आप सबका 3 गोलियां मारी थी। 3 गोलियां। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी। तो तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब बनाया गया था? 54, 53, 55 या 57? ये बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब बनाया था? इस आयोग का काम था राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। ये इसका महत्वपूर्ण काम था। तो ये भी आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो कब? बिल्कुल सही। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 नंबर सही है। 1953 में 53 में बनाया गया था भी राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नागमणि पत्रिका के संपादक रहे हैं? इनमें से आपको नाम बताना है। कौन हैं जो नागमणि पत्रिका के संपादक भी रहे हैं? बताइएगा सही आंसर। उनकी याद होगी वो कविता, आज वारिस शाह से कहती है अपनी कब्र में से बोलो, और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने ही उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही है, वारिस शाह तुमसे कह रही है। ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है, और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची, और कहर कहाँ तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी, और उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। तो किसकी कविता है? बिल्कुल सही, अमृता प्रीतम, जो कि नागमणि पत्रिका के संपादक भी रही थी। अमृता प्रीतम। बहुत प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न, फैज अहमद फैज की प्रमुख कविता संग्रह का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। नक्शे फरियाद, दस्ते सबा, जिंदा नामा या उपरोक्त सभी। सुबह आजादी कविता याद होगी उनकी, आपकी वो कविता। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की। मिल जाएंगी कहीं न कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीने गम में दिल। देश के बंटवारे को लेकर लिखी गई इन्हीं कविताओं को हमने उच्चारित किया है। तो फैज अहमद फैज की ये तीनों ही कविता संग्रह है। नक्शे फरियाद, दस्ते सबा, जिंदा नामा। तो उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। बहुत प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां। हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था? हैदराबाद का भारत के अंदर विलय कब हुआ? 46 में, 47 में, 48 में, 49 में? बताइएगा सही आंसर क्या होगा इसका। आपने पहले चैप्टर में हैदराबाद और मणिपुर के बारे में अच्छे से पढ़ा है, और हैदराबाद जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी।
हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ये सारी बातें आपको याद है। आपको ये भी याद होगा हैदराबाद के अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता था। तो सबसे बड़ी रियासत, निजाम, रजाकार, ये सब बातें हैदराबाद से जुड़ी है। और भारत में विलय किस वर्ष हुआ? 1948 के अंदर। बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, किसी का गलत हो ही नहीं सकता। कहां गलत होगा? ये रग रग में बसी है इन महान आत्माओं की प्रमुख बातें। भारत का लौह पुरुष बिल्कुल सटीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, मणिपुर के किस राजा ने भारतीय संघ में अपने रजवाड़े के विलय के लिए हस्ताक्षर किए थे? हरि सिंह, बोधचंद्र सिंह, भोपाल सिंह, रणजीत सिंह, कौन है? मणिपुर का एक और प्यारा प्रश्न आपको पहले ही करवा चुका हूं। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाए गए थे। याद रखना, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 1948 में चुनाव करवाए गए थे। तो कौन है इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाए गए? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? 14 और 6, 28 और 8, 16 व 4, 29 व 8, क्या होगा सही आंसर? तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम बना था, इस आधार पर भारत में पहला ही ऑप्शन सही हो गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और वर्तमान में आपको पता है भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का 1949, 1951, 1950 या 1952? देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करने के अंदर एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत थी जिसकी स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही उत्तर 1950। जनवरी 1950 के अंदर चुनाव आयोग की स्थापना है वो इंडिया में की गई थी। बहुत प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आर के त्रिवेदी, एम एस गिल, टी एन शेषन या सुकुमार सेन? बहुत प्यारा प्रश्न। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन होता है और सुकुमार सेन, बिल्कुल सही उत्तर आपका 4 नंबर ऑप्शन। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। आपको याद रखना होगा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है वो अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। और उस पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसी कारण हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। दूसरे स्थान की पार्टी का प्रश्न है। पहले आम चुनाव जो 1952 में हुए, 1951 में स्टार्ट हो गए, 52 में संपन्न हुए, लेकिन ध्यान रखिएगा जब बात आती है भी पहले आम चुनाव कब हुए तो 1952 ही माना जाता है, क्योंकि 1951 के लास्ट में अक्टूबर में स्टार्ट हुए थे और फरवरी 1952 तक चुनाव चले थे, तो प्रथम आम चुनाव 1952 माने जाते हैं। इसमें जो रिजल्ट आया उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी। सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम कांग्रेस थी जिसने 364 सीटें जीती थी। दूसरे स्थान पर 16 सीटें जीतकर कौन सी पार्टी रही? सीपीआई रही। सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिल्कुल सटीक उत्तर आपका तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? बताइएगा सही आंसर।
भारतीय जनसंघ, इसी से बाद में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी। 1951, बिल्कुल सही। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां प्रश्न आपके सामने। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? बौद्ध धर्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में योगदान दिया और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब बने, और किस वर्ष उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया? ये प्रश्न है आपके सामने। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। बिल्कुल सही, 1956, पहला ही ऑप्शन। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1891 में आपका जन्म हुआ, 1956 में आपने देह त्याग दी। अगला प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक बताने हैं, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन होंगे? कौन है इसका सही उत्तर इस प्रश्न का? बिल्कुल सटीक, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत प्यारा प्रश्न। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको हिंट दे सकता हूं, वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी वही है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो पहले भारतीय भी वही है। बिल्कुल सही उत्तर, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार, महात्मा गांधी के काफी करीबी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी ये रहे, और आजादी के बाद बने अंतरिम केंद्र सरकार में ये मंत्री भी रहे, बाद में मद्रास के ये मुख्यमंत्री भी रहे। तो ध्यान रखिएगा, 2 महत्वपूर्ण बात इनसे जुड़ी हुई, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय, सी राजगोपालाचारी। कुछ प्रश्न इसके जो इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर के, हम पूर्व में भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? पहले एक प्रश्न था कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? हमने कहा 1951 के अंदर। अब है भी उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। क्या होगा सही आंसर? गलती हो ही नहीं सकती आपसे। बिल्कुल सही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक, और स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी के पहले मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी रहे थे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, और कश्मीर को स्वायत्तता देने के ये खिलाफ थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात, कश्मीर को स्वायत्तता देने के ये खिलाफ थे। कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान ये गिरफ्तार भी हुए थे, हिरासत में ही इनकी मौत हो गई थी 1953 में। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में, और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे। दूसरा उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्यारा प्रश्न, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, राजकुमारी अमृत कौर, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है इस प्रश्न का सही उत्तर? 23वां प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन रहे? सोचिएगा, वैसे कोई ज्यादा सोचने वाला प्रश्न नहीं है, ये आप सबको आता भी है। बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री रहे। इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन रहे? सेम ऑप्शन वही, बस प्रश्न की भाषा बदल गई।
भी अब आपसे ये पूछा है भी संचार मंत्री कौन है, ये बताना है। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, हमने अभी किया। अब आपको यह बताना है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री और खाद्य और कृषि मंत्री भी रहे। संचार मंत्री भी थे और ये खाद्य और कृषि मंत्री भी रहे थे लगभग 2 साल तक। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। तो ध्यान रखिएगा, संचार मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री है वो ये रहे। अगला प्रश्न देखिएगा 25वां, प्रथम आम चुनाव कब हुए? पहले ही हम बात कर चुके हैं वैसे इस पर, प्रथम आम चुनाव कब हुए? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए भी कब। तो प्रथम आम चुनाव पूछे तो सही उत्तर 1952, बिल्कुल सही। 1952 के अंदर पहले आम चुनाव हुए। उसके बाद 5-5 साल जोड़ते जाना, पहला 52 में है तो दूसरा 57 में है और तीसरा 62 के अंदर। हर क्योंकि 5 साल के लिए एक सरकार बनती है, सब कुछ सही चले, संसद में बहुमत रहता है तो 5 साल पूरे करती है, फिर चुनाव होते हैं, फिर नई सरकार या वही सरकार दोबारा पद ग्रहण करती है। बीच में जरूर गड़बड़ हुई देश के अंदर, मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, यानी 5 साल पूरे होने से पहले ही जब चुनाव हो जाते हैं तो उन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। यानी मध्य अवधि, टाइम पूरा होने से पहले चुनाव हो जाए। तो पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में। अगला प्रश्न देखिएगा, लीजिए, ऊपर कर ही चुके हैं, वही आ गया प्रश्न। भारत में दूसरे आम चुनाव कब हुए? 1950 में तो चुनाव आयोग का गठन हो गया था, जनवरी 1950 में। 1952 में पहले आम चुनाव हो गए और 1957 के अंदर दूसरे आम चुनाव। बिल्कुल सही, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में तीसरे आम चुनाव कब हुए थे? लो फिर वही बात, 50 में चुनाव आयोग बना, सुकुमार सेन पहले चुनाव कमिश्नर बने। 1952 में पहला आम चुनाव, 57 में दूसरा और 1962 के अंदर, 57 से 58, 59, 60, 61, 62, 5 साल, 1962 में तीसरे आम चुनाव हुए। तो एक का पता है तो 5-5 साल जोड़ते जाना है, आपके कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, विधानसभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कितना प्यारा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, रफी अहमद किदवई, अंबेडकर साहब, अबुल कलाम आजाद, कौन होगा? विधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद है आपको, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा, अस्थायी अध्यक्ष बने थे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग जो थे। बाद में इस विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। यहां प्रश्न है अपना, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वही थे जिन्हें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कहा जाता है, जिन्होंने 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये वही है, जाति विरोधी आंदोलन के नेता रहे, दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष के अगुवा रहे, वो महान विद्वान और बुद्धिजीवी और कोई नहीं जो आपने सोचा, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब। तीसरा ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न देखिएगा 29वां, S.A. डांगे, अजय घोष, A.K. गोपालन, ये कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं यहां पर। इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है ये आपको बताना है। भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? S.A. डांगे, अजय घोष, गोपालन, बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ये जुड़े हुए नेता है वो रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं, भी फलां व्यक्ति का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है पहले, क्या स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र जो पार्टी थी उसका एक सिद्धांत इनमें से कौन सा है? कामगार तबके का हित, रियासतों का बचाव, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था या संघ के भीतर राज्यों की स्वायत्तता? तो स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत इन चारों ऑप्शनों के अंदर क्या हो सकता है ये आपको बताना है, बताइएगा। अगस्त 1961 में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई थी। सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, N.G. रंगा, मीनू मसानी, इनका संबंध रहा है इनसे, इस पार्टी से।
स्वतंत्र पार्टी हमेशा चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे, वो लाइन याद होगी आपको। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हुआ? बिल्कुल सही, तीसरा, राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो अर्थव्यवस्था, यानी सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है इसका सही है। रिक्त स्थान में आ जाएगा ये प्रश्न तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑप्शन मिल जाएंगे, यही चीजें फर्क रहती हैं। अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किसके चुनाव साथ में कराए गए थे? बहुत प्यारा प्रश्न। तो आपको अच्छे से जानकारी है, आम चुनाव यानी लोकसभा के जो चुनाव हुए स्टार्टिंग से काफी बार तक ये चलता रहा भी साथ में, और एक चीज के चुनाव संपन्न साथ साथ होते रहे, जिससे चुनाव का काफी खर्चा बच गया। लेकिन आज हालत खराब है, लोकसभा के चुनाव कभी होते हैं, विधानसभा के चुनाव कभी होते हैं, जिससे हमारे ऊपर ही, जो आम आदमी के ऊपर ही खर्च है वो बढ़ता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 1, राज्य विधानसभा के चुनाव। तो लोकसभा के चुनाव यानी आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी साथ साथ है वो कराए गए थे। तो ये थे आज के अपने 31 प्रश्न। क्या रहा आज आपका परिणाम? कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम लिखकर मार्क्स हैं वो जरूर शेयर करेंगे। कितना नॉलेज बढ़ा? गौर से सुनकर अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, रिक्त स्थान, सब प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से। सीरीज बार बार चल रही है, पहले भी कई सीरीज हो चुकी है, आप उनको बार बार देखते रहें, अपने आप घोटा लग जाएगा। आपको याद है तो चाहे स्पीड बढ़ाकर सुन लें, सुनी हुई बात लंबे टाइम तक याद भी रहेगी, क्योंकि साथ में देखोगे, सुनोगे, अपना माइंड भी लगाओगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जीत जाएंगे हम, अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तो आजकल तो एक डायलॉग और भी फेमस है, नाम पहले आधा ही बोल देता हूं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।